डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सरल भाषा में राजनीति विज्ञान की जो राष्ट्रनिर्माण की चुनौतियां हैं वो समझाने के लिए आई हूं। और आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ इसको आखिरी तक देखें और सरल भाषा में समझने का पूरा प्रयास करें। और मैं बीच बीच में आपके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए भी बताऊंगी, तो प्लीज़ आप जुड़ी रहें। जैसे कि पहला है, जैसे कि नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। तो आप लोगों को विदित है, ज्ञात है कि हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ ही हम लोगों को बंटवारे का मिला था। तो सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही तैयार हो जाता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एक और भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, इसके आगे है, हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह है कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ठीक है, दो बातें थीं। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। किनका? गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। ठीक है, हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जिन कठिन परिस्थितियों में अपना भारत आज़ाद हुआ था, उन कठिन परिस्थितियों में इतना कोई भी देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। ठीक है, जैसे ही अपना भारत और आज़ाद हुआ तो उसी टाइम से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के थे अध्यक्ष, उनने भी एक मांग कर ली कि हमें बंटवारा चाहिए। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। मतलब अपना भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन कठिन परिस्थितियों के साथ उसको लक्ष्य हासिल करने की शुरुआत करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। तो फिर हमारे सामने भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियां थीं। तो मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थीं। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। ठीक है, विविधताओं से मतलब ये है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के रहने वाले लोग हैं, जैसे कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कई प्रकार के मतलब मनुष्य हमारे भारत में पाए जाते हैं। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। ठीक है, महादेश मतलब बहुत बड़ा देश था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे। ठीक है, कोई कुछ बोली बोलता था, कोई कुछ बोली बोलता था। उनकी संस्कृति अलग थी, मतलब पहनावा अलग था, और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जैन इत्यादि। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। ठीक है, कोई भी देख के बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कई प्रकार के आदमी रहते हैं और यह मतलब एकजुट नहीं रह सकता है। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए
थे, क्या भारत एक रह पाएगा, है ना। ये एक सवाल खड़ा हुआ, क्या भारत एक रह पाएगा। क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा। मतलब सबसे पहले जो एकता की बात थी उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो सामने फिर ये बात आ रही थी, क्या इसी की को ध्यान में रखकर बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा या न त्याग देगा। क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा। उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। क्षेत्रीय अखंडता से मतलब जो भारत का जो क्षेत्र है उसको खंडित होने से कैसे बचाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की है। लोकतंत्र मतलब है जनता से जनता का शासन। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ी आपको जानकारी आपने ले ली होगी संविधान के बारे में। तो आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। आपको पता है मौलिक अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान में प्रदान है भाग 3 के द्वारा, और यह है 14 से 18 के बीच में दी गई है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में प्रदान की गई है। और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। काय का अधिकार दिया गया है, मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया है। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भरी काफ़ी नहीं होता। चुनौती यही भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। अब देखो तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। तो आपने पहली चुनौती कौन सी पढ़ी आपने। पहली चुनौती तात्कालिक चुनौती थी, मतलब पहली चुनौती अपन लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, एकता की, है ना। और एक और चुनौती थी वो आपने पढ़ी थी, और तीसरी चुनौती है कौन सी, विकास की। तो इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, मतलब जो वंचित तबके हैं उनके लिए सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा दी जाए। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि मतलब जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनके लिए कौन से आर्टिकल के तहत शिक्षा सुविधाएं दी गई हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना पता लगा के। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। और आप ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने में दिए गए हैं संविधान में और कौन से भाग में दिए गए हैं। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। ठीक है, असली चुनौती कौन सी थी, आर्थिक विकास। तभी तो ये सन 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई थी, है ना। तो आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, मतलब आज़ाद हिंदुस्तान हुआ तो इन चुनौतियों के सामने उसने कैसे कवर किया उन चुनौतियों के लिए। संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों के खंगालने की कोशिश की गई है। मतलब हमारा जो भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, 1947 के बाद भारत के सामने जो चुनौतियाँ आई थी उनको भारत ने कैसे सफलतापूर्वक समाधान किया है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सकें। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसा सामना किया गया है। ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी।
काय की थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। मतलब राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की जो चुनौती थी सबसे पहले वही क्यों उभरी। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझी इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू।